अब तक हम अगस्त मंथ की विजन की मैगजीन में जिन टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं वो टॉपिक्स हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड देन हमने कंप्लीट किया इकोनॉमी को, फिर सिक्योरिटी को, फिर इन्वायरमेंट को हमने कंप्लीट किया, एंड देन अब हम चलेंगे सोशल इश्यूज़ के ऊपर। एंड सोशल इश्यूज़ के साथ हम डील करेंगे। तो सोशल इश्यूज काफ़ी बड़ा नहीं है, ऑलमोस्ट कम ही है, बट कॉम्प्रिहेंसिवली इसको हम कवर करेंगे। और इसमें जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उसमें फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा मैनुअल स्क्वेंजिंग क्या है और क्यों न्यूज़ के अंदर है ये। सेकंड जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राइट टू हेल्थ। एंड देन फिर हम न्यूज़ इन शॉर्ट्स में पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइक जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे रिव्यू ऑफ गार्जियनशिप एंड अडॉप्शन लॉज। फिर पालन 1000 को हम देखेंगे। वुमेन साइंटिस्ट जो हैं उनका स्टेटस क्या है उनको हम देखेंगे। उसके बाद हम यूजीसी ई समाधान पोर्टल के बारे में बात करेंगे। फिर हम फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर आ जाएंगे। एंड देन फिर हम प्रोसीड करेंगे आगे और बात करेंगे प्रोग्रेस ऑन वॉश क्या है इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ 2000 टू 2021 रिपोर्ट को देखेंगे। फिर हम एक्सीडेंटल डेथ्स के बारे में देखेंगे एंड सुसाइड्स इंडिया रिपोर्ट 2021 जो है एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इंडिया रिपोर्ट 2021 को हम देखेंगे। फिर हम NPPA नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मैनुअल स्क्वेंजिंग से। तो मैनुअल स्क्वेंजिंग जो है न्यूज़ के अंदर अभी रिसेंटली क्यों है, इसके रिगार्डिंग नमस्ते करके एक स्कीम स्टार्ट की गई है जिसकी की फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो ये नमस्ते की फुल फॉर्म है, ये एक एक्शन प्लान रहेगा। जो ये स्कीम आ रही है वो जो क्लीनिंग है सीवर्स की एंड सेप्टिक टैंक्स की उसका मैकेनाइजेशन लाने का एक प्रयास है, उसके अंदर मैकेनाइजेशन किए जाने का एक प्रयास है। देखते हैं इस स्कीम के रिगार्डिंग क्या पूरी बात बताई गई है। तो एक स्कीम है जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि 100% मैकेनाइजेशन की बात करती है, प्रमोट करती है 100% मैकेनाइजेशन को, स्पेशली क्लियरिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स और डिसल्टिंग ऑफ ड्रेन्स, गार्बेज लिफ्टिंग, स्लज हैंडलिंग, सॉलिड एंड मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल, इन सभी के अंदर 100% मैकेनाइजेशन हो, इस चीज़ को इंश्योर करने की कोशिश इस स्कीम में की गई है। ये नमस्ते एक्शन जो प्लान है उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया है टू रीच आउट टू 1 लाख अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो है 1 लाख उन तक इसकी पहुँचानी है, इसको पहुँचाना है। और फिर ट्रेन करना है एंड इक्विप करना है उन लोगों को फॉर सेफर क्लीनिंग ऑफ ऑपरेशंस के लिए प्रोवाइड करनी है, ट्रेनिंग एंड अल्टरनेटिव लाइवलीहुड देना है। और फ्रॉम देम इनटू SHGs सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं उनके साथ भी इसको अलाइन करना है। एंड देन फाइनली इसमें बताया गया है एलोकेशन ऑफ 287 करोड़ इन नेक्स्ट 4 ईयर्स का पूरा प्लान है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है। एंड जॉइंट ये है कोलैबोरेशन किसका, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एंड जो दूसरी मिनिस्ट्री है इसमें वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन्वॉल्व है। तो इनका एक जॉइंट कोलैबोरेशन ये है नमस्ते जो प्लान है, एक्शन प्लान नमस्ते स्कीम। यहाँ पे हम देखते हैं आगे नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSKFDC वुड बी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर नमस्ते। तो ध्यान रखना है इसके लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी रहेगी, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है NSKFDC नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये जो कुल मिला के इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रहने वाली है। आगे बताया गया है नमस्ते मैनेजमेंट यूनिट्स विल बी सेटअप एट नेशनल, स्टेट एंड सिटी लेवल टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन फॉर दी स्कीम। तो यहाँ पे बताया गया है एम्स देख लेते हैं आप फर्दर हम आगे प्रोसीड करते हुए। नमस्ते स्कीम्स के एम क्या है, तो जैसे कि हमने नाम में भी देख लिया था मैकेनाइजेशन करना है, तो उसके एम क्या है। तो इसमें दिखाया गया है कि जो आपकी फर्टिलिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं सैनिटेशन के अंदर। इसमें आगे रिपोर्ट में बताया भी जाएगा कि कितनी फर्टिलिटीज़ हुई है। तो 0 फर्टिलिटीज़ तक जाना है इंडिया के अंदर सैनिटेशन के वर्क के अंदर। ऑल सैनिटेशन वर्क्स इज परफॉर्म बाय स्किल्ड लेबर्स, स्किल्ड वर्कर्स के थ्रू ये परफॉर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं अनस्किल्ड लोग हों और फिर उनको नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं, स्किल्ड होने चाहिए जो वर्कर्स होने चाहिए वो। फिर आगे बताया गया है जो कोई भी सैनिटेशन वर्कर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए ह्यूमन फीकल मटेरियल के, ह्यूमन फीकल जो मैटर है उसके कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। आगे इसमें बताया गया है इसका एम है कि सैनिटेशन जो वर्कर्स हैं उनको कलेक्ट करना है उनको एक तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर, और एम्पावर्ड करना है इनको टू रन सैनिटेशन एंटरप्राइजेज वो रन कर सके इसके लिए। साथ ही साथ में आगे बताया गया है कि जो सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं
उनको अल्टरनेटिव लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करने हैं। स्ट्रेंथन करना है सुपरवाइजरी एंड मॉनिटरी सिस्टम एट नेशनल, स्टेट एंड अर्बन लेवल्स के ऊपर। और आगे बताया गया है इंक्रीज करनी है अवेयरनेस अमॉन्ग द सैनिटेशन सर्विस सीकर्स के बीच में टू सीक सर्विसेज फ्रॉम रजिस्टर्ड एंड स्किल्ड सैनिटेशन वर्कर्स। तो ये सभी बातें यहाँ पे इसी के एम रहने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं मैनुअल स्क्वेंजिंग जो होती है वर्सेस हजार्डस क्लीनिंग ऑफ सीवर्स जो होता है, वो क्या अंतर है इन दोनों के अंदर। देखो, हजार्डस क्लीनिंग ऑफ सीवर जो होता है, सेप्टिक टैंक या सीवर्स की हम बात करें तो वो मैनुअल स्क्वेंजिंग से काफ़ी हद तक अलग होता है और इसको दैट हैज़ बिन बैंड, और बैन किया गया है अंडर द प्रोहिबिशन। ये एक्ट जो है आपको स्पेसिफिकली याद रखना है, इसका ईयर भी याद रखना है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 के अंदर बैन किया गया है। तो आगे इसमें बता रखा है कि हजार्डस जो क्लीनिंग होती है सीवर्स की एंड सेप्टिक टैंक्स की, उसकी वजह से अब तक 2017 से लेके 351 डेथ्स हो चुकी हैं। बट मैनुअल स्क्वेंजिंग नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द कंट्री, पर मैनुअल स्क्वेंजिंग अब एग्जिस्ट नहीं करती है कंट्री के अंदर, और हजार्डस क्लीनिंग मैनुअल स्क्वेंजिंग से अलग है। और मैनुअल जो स्क्वेंजर्स हैं हैड बीन अकाउंटेड फॉर द एनरोल्ड इनटू द रिहेबिलिटेशन स्कीम के अंदर एनरोल्ड वगैरह उनको कर दिया गया है। और आगे बताया गया है नमस्ते विल मर्ज विद द रिप्लेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन एंड मैनुअल स्क्वेंजर्स SRMS विच प्रोवाइड असिस्टेंस टू मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स। तो ये सारी बातें बताई गई आगे। तो इसमें बताया गया है ये इनविसाज क्या करती है स्कीम कि आइडेंटिफाई करना है सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स को विद ए फोकस ऑन इनफॉर्मल वर्कफोर्स हु आर इंगेज इन द हजार्डस क्लीनिंग ऑपरेशंस के अंदर, तो उनके ऊपर फोकस करना है। फिर उनको क्या है, बहुत सारी सोशल सिक्योरिटीज उनको प्रोवाइड करवानी है, लाइक उनको एनरोल करवाना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर, तो यहाँ से उनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। एंड लाइवलीहुड असिस्टेंस वगैरह भी उनको प्रोवाइड करना है, कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सबवेंशन सबकी बात की गई है। एंड बताया गया है कि 500 सिटीज़ जो हैं जो कि कन्वर्जिंग विद अमृत है। अमृत क्या है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन सिटीज़। तो इसके रिगार्डिंग जो 500 सिटीज़ हैं विल बी टेकन अप अंडर दिस फेज ऑफ नमस्ते। तो इस फेज ऑफ नमस्ते के अंदर इन स्कीम्स को इंक्लूड किया जाएगा, लिया जाएगा। ठीक है, आगे बताया गया है यहाँ पे सैनिटेशन वर्कर्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके फैमिली मेम्बर्स के तक बेनिफिट्स को एक्सटेंड करना है, बहुत सारी सोशल सिक्योरिटीज़ के बेनिफिट्स को, है ना। वो कौन कौन सी सोशल सिक्योरिटीज़ हैं, लाइक PM सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, काइंड ऑफ ये सारी सोशल सिक्योरिटीज जो है वो। अब थोड़ा सा मैनुअल स्क्वेंजिंग के बारे में देख लेते हैं। तो जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है ना, उसको अनसैनिटरी जो लेट्रिन्स होती है वहाँ से कलेक्ट करना एक तरह से मैनुअल स्क्वेंजिंग बोली जाती है, जो कि पूरी तरह से प्रोहिबिशन हो चुका है, बैंड है पूरी तरह से। उसके रिगार्डिंग एक्ट के बारे में हमने पहले भी बात कर ली है। काफ़ी बार क्या होता है, जो मैनुअल स्क्वेंजर्स होते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज एक पोटेंट मिक्स ऑफ मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो फ्यूम्स होती हैं उस सेप्टिक टैंक में वो चले जाते हैं, उस फ्यूम्स को वो कंज्यूम कर लेते हैं या इनहेल कर लेते हैं। ऐसी कंडीशन में उनकी जो है डेथ हो जाती है। तो इस सबको अब इस वजह से पूरा बैन कर दिया गया है एक तरह से। और रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो हैं, उन्होंने बोला है कि 43793 पर्सन जो थे उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। जो 58098 पूरे मैनुअल स्क्वेंजर्स थे उसमें से इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और ज़्यादातर जो 97.25% जो ये हैं लोग वो SC कम्युनिटी से आ रहे हैं, और जो बचे हुए लोग हैं वो ST कम्युनिटी और अदर बैकवर्ड क्लासेज एंड कम्युनिटी क्लासीफाइड से आते हैं। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं स्टेप्स टेकन टू एड्रेस द मैनुअल स्क्वेंजिंग। मैनुअल स्क्वेंजिंग को एड्रेस करने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स ली गई हैं उनकी यदि हम बात करें तो देखते हैं अब तक क्या क्या स्टेप्स ली गई हैं। स्वच्छता अभियान ऐप, एक तो स्वच्छता अभियान ऐप स्टार्ट की गई है जो क्या बोलती है, एक डाटाबेस बनाती है लोकेशंस के ऊपर अनसैनिटरी जो लेट्रिन्स है उनके रिगार्डिंग, और आइडेंटिफाई करती है मैनुअल स्क्वेंजर्स को हु कैन बी रिहेबिलिटेड। तो ये स्वच्छता अभियान ऐप है। ऐसे ही सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अक्रॉस 243 सिटीज़ चल रहा है, और यहाँ पे क्या किया जाता है, जो सीवर्स एंड सेप्टिक जो टैंक्स हैं 243 सिटीज़ के अंदर उनको मैकेनाइज किया जा रहा है। एंड हेल्पलाइन क्रिएट की गई है, रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स इफ मैनुअल स्क्वेंजिंग होती है तो फिर एक हेल्पलाइन है, वहाँ पे आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज को चेंज किया गया है, लाइक पहले एक वर्ड हुआ करता था मैन होल, उसको बदल के अब मशीन होल कर दिया है। ऐसे ही सफाई कर्मचारी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2014 क्या है ये देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रूल किया है कि मैनुअल स्क्वेंजिंग जो होती है वो ब्लेटेंट वायलेशन है आर्टिकल 17 का ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी एम्पैथेटिक है सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को लेके, अबाउट द ड्यूटी कास्ट ऑन ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू फुली इम्प्लीमेंट, ठीक है, द लॉ एंड टेकन एक्शन अगेंस्ट द वायलेटर्स। ये सभी बातें हैं। अब ये आपको एक एक्ट याद रखना है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 को आपको स्पेसिफिकली याद रखना है।
अब हम देखते हैं हु इज़ मैनुअल स्क्वेंजर। मैनुअल स्क्वेंजर कौन होता है? तो वैसे मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है पहले भी कि जो इनसैनिटरी लैट्रिन्स है, ठीक है, वहाँ से ह्यूमन जो वेस्ट है, एक्सक्रीटा जो है, उसको पिकअप जो करते हैं लोग, या फिर ओपन ड्रेन से, पिट से, रेलवे ट्रैक से, तो वो सभी लोग मैनुअल स्क्वेंजर्स में आएंगे। बट यदि प्रोटेक्टिव गियर को और इक्विपमेंट्स को यूज में लेके, अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स एंड प्रोटेक्टिव गियर वगैरह को यूटिलाइज करते हुए यदि वो ऐसा काम कर रहे हैं, तो फिर वो मैनुअल स्क्वेंजर्स नहीं होंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स। हाउ डज दिस लॉ प्रिवेंट मैनुअल स्क्वेंजिंग? ये लॉ किस तरह से प्रिवेंट करता है मैनुअल स्क्वेंजिंग को, जो 2013 का लॉ है वो? तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोलता है कि डिमोलिश कीजिए एक तरह से इनसैनिटरी जो लैट्रिन्स है उन सभी को हटाइए, और रेस्पॉन्सिबिलिटी है लोकल अथॉरिटीज़ की, लाइक म्यूनसिपल बॉडीज़ हो गई, कंटोनमेंट बोर्ड्स हो गए, रेलवे अथॉरिटीज़ हो गई, कि आप जितनी भी इनसैनिटरी लैट्रिन्स हैं उनको डिमोलिश कीजिए। फिर आगे बोलता है कि लोकल अथॉरिटी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द कम्युनिटी सैनिटरी लैट्रिन्स। तो कम्युनिटी सैनिटरी लैट्रिन्स को बनाने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए लोकल अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल है, और उसमें पर्टिकुलर हाइजीन भी बना के रखना है। तो इस तरह से ये प्रिवेंट किया जा रहा है मैनुअल स्क्वेंजिंग को। लॉ मेक्स इट एन ऑफेंस टू, तो एक ऑफेंस भी है यदि कोई एम्प्लॉय करता है पीपल को इस तरीके के टास्क के अंदर, इनसेंटरी लैट्रिन्स वगैरह के अंदर, और इस तरह से कलेक्ट करने के अंदर जो मैनुअली जो एक्सक्रीटा होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह, तो इन सभी के अंदर उनको फिर दोषी पाया जाएगा जो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट में लोगों को लगाएंगे। रिहेबिलिटेशन ऑफ द मैनुअल स्क्वेंजर्स की यहाँ पे बात है। रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आइडेंटिफाई मैनुअल स्क्वेंजर्स, ये सभी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लोकल अथॉरिटी को प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, लाइक देख लिया हमने अच्छे से इसको। अब वे अहेड देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स किए जाने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और क्रिस्टल क्लियर लॉज बना देना है, बिल्कुल एकदम उसका मॉडल्स ऑपरेंडी डिसाइड कर देना है कि बिल्कुल मैनुअल स्क्वेंजिंग को हमको एंड करना है, और उसके जो लूप होल्स हैं उनको सबको एड्रेस करते हुए रिजॉल्व करना है। उसके बाद तो ये होगा कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स। आगे है टैकल करप्शन इन द लोकल बॉडीज। तो करप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। ओपन ड्रेन्स आर बैडली डिजाइंस होते हैं, अलाउइंग पीपल टू डंप सॉलिड वेस्ट इनटू द ओपन ड्रेन्स विच एट, जो कि प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जैसे कोई करप्शन पाया जाता है लोकल बॉडीज़ के अंदर, तो उसको बहुत ही टाइट हैंड के साथ लिया जाएगा। मेकिंग कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स परमानेंट। तो इसके अंदर दिखाया गया है कि सिक्योर और इंश्योर देयर सोशल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और बाद में बताया गया फैसिलिटेट मैकेनाइजेशन। तो इसमें बताई दिया हमने, नमस्ते स्कीम की बात चली रही है। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, और बिहेवियरल चेंज भी जरूरी है, बिकॉज नोबडी शुड बी मेड टू क्लीन अनदर पर्सन जो फीसीज इन एनी फॉर्म। तो मतलब जो फीसीज है किसी भी तरीके से ये स्पष्ट कर दिया गया है, नोबडी शुड बी मेड टू क्लीन अनदर पर्सन फीसीज इन एनी फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे बिहेवियरल चेंज की रिक्वायरमेंट है, ये भी बात चल रही है। कंक्लूजन के अंदर यही आता है, एंडिंग मैनुअल स्क्वेंजिंग इज वन ऑफ द कोर इनिशिएटिव टू इंश्योर द डिग्निफाइड लाइफ ऑफ द ऑल गारंटेड अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ए मल्टी pronged एंड मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच इज नीडेड टू कप दिस मिनेंस। तो ये मिनेस को ख़त्म करने के लिए मल्टी pronged एंड मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच की रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, जिसमें कि हमने सोशल इश्यूज़ के अंदर मैनुअल स्क्वेंजिंग को कंप्लीट कर लिया है, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एक नमस्ते स्कीम, उसको हमने जान लिया है। और साथ ही साथ में 2013 के अंदर जो इम्पोर्टेंट एक्ट आया है, जो कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 है, उसको भी हमने देख लिया है। इस तरह से अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ की हम बात करते हैं। तो रिसेंटली अभी एक प्राइवेट मेंबर बिल आया है राज्यसभा के अंदर, जिसमें बात की गई है कि हेल्थ को एज ए फंडामेंटल राइट सिटीजन्स को आपको प्रोवाइड करना है। तो अबाउट राइट टू हेल्थ देख लेते हैं, आरटीएच है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम कोर कंपोनेंट्स ऑफ आरटीएच, राइट टू हेल्थ के कोर कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी की बात बोली है, असेसिबिलिटी की बात बोली है, एंड आगे बोला है एक्सेप्टेबिलिटी की बात बोली गई है, और क्वालिटी की बात बोली गई है। अगेन देख लेते हैं, अवेलेबिलिटी की बात बोली गई है, एक्सेसिबिलिटी की बात बोली गई है, एक्सेप्टेबिलिटी की बात बोली गई है, एंड क्वालिटी की बात बोली गई है। तो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फंक्शनिंग पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, ये अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज प्रोग्राम फॉर ऑल। तो सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फंक्शनिंग पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो, गुड्स एंड सर्विसेज हो, एज वेल एज प्रोग्राम फॉर ऑल हो। बाद में नेक्स्ट जो है, इसमें एक्सेसिबिलिटी के अंदर बताया गया है कि रिक्वायर्स दैट हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, दोबारा वही बातें बताई गई हैं सभी के लिए, एक्सेसिबल हो एवरीवन के लिए। एक्सेसिबिलिटी इंक्लूड्स नॉन डिस्क्रिमिनेटिव फिजिकल एक्सेसिबिलिटी, इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी जिसमें अफोर्डेबिलिटी आती है, और इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी। और एक्सेप्टेबिलिटी के अंदर बताया गया है, एक्सेप्टेबिलिटी के अंदर बताया गया है रिलेट्स टू द रेस्पेक्ट फॉर मेडिकल एथिक्स, कल्चरली अप्रोप्रिएट एंड सेंसिटिव टू जेंडर।
की यहाँ पे बात की गई है। और क्वालिटी के अंदर बताया गया है क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज शुड बी सेफ, इफेक्टिव, पीपल सेंटर, टाइमली, इक्विटेबल, इंटीग्रेटेड एंड एफिशिएंट। तो ये जो वर्ड्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको आंसर राइटिंग में आपको यूटिलाइज करना है। ठीक है, चाहे से आपकी चाहे से एक्सेसिबिलिटी हो, चाहे से आपकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, क्वालिटी हो, अवेलेबिलिटी हो। ठीक है, साथ ही साथ इनके अंदर जो वर्ड डाले गए हैं लाइक इक्विटेबल, इंटीग्रेटेड, इफिशिएंट एंड सभी जो वर्ड्स हैं काफ़ी इफेक्टिव और इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो इनको आपको आंसर राइटिंग में अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये कोर कंपोनेंट्स ऑफ द आरटीएच होते हैं। आगे देखते हैं कि आरटीएच का मतलब क्या है। आरटीएच से मतलब यहाँ पे है हेल्थ एज ए ह्यूमन राइट क्रिएट्स ए लीगल ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट्स टू इंश्योर एक्सेस टू टाइमली और एक्सेप्टेबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर, अप्रोप्रिएट क्वालिटी एज वेल एज प्रोवाइडिंग फॉर द अंडरलाइंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो ये वही बात बोली गई है दोबारा से, आरटीएच का मतलब क्या है, बट ये थोड़ा ऑब्लिगेशन हो जाता है, एक लीगल ऑब्लिगेशन स्टेट के ऊपर राइट टू हेल्थ की जब बात होती है तो। और इसको फंडामेंटल राइट बनाने के लिए बोला जा रहा है। राज्यसभा के अंदर जो प्राइवेट मेंबर बिल आया है उसमें ऐसी बात रखी गई है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, आरटीएच की हम बात करें, राइट टू हेल्थ की हम बात करें, इसके अंदर इंक्लूड है सेफ एंड पोर्टेबल वाटर, सैनिटेशन, फूड, हाउसिंग, हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी भी। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है ये। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। राइट टू हेल्थ जो है इंक्लूड बहुत फ्रीडम्स एंड एंटाइटलमेंट्स। राइट टू हेल्थ में फ्रीडम्स भी आती है और एंटाइटलमेंट्स भी आते हैं। अब आप देखो कि राइट टू हेल्थ में क्या क्या आता है, तो यहाँ पे बताया गया है राइट टू हेल्थ में पहली बात तो हमने बात कर ली पूरी की पूरी। अब देखते हैं फ्रीडम किस चीज़ की आती है। फ्रीडम्स भी आती है राइट टू हेल्थ के अंदर और एंटाइटलमेंट्स भी आते हैं। तो फ्रीडम्स कौन सी है और एंटाइटलमेंट्स कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो फ्रीडम्स में क्या क्या आता है, इंक्लूड द राइट टू कंट्रोल वंस हेल्थ एंड बॉडी। तो इंसान को है ना, मनुष्य को, मानव को उसकी अपने शरीर को और अपनी हेल्थ को कंट्रोल करने का अधिकार है। लाइक उसका जो एग्जांपल के लिए सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव जो राइट्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। एंड आगे बताया गया है फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस, तो किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। फ्री फ्रॉम टॉर्चर, नॉन कंसेंसुअल मेडिकल ट्रीटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन से भी फ्रीडम उसको मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि ज़बरदस्ती किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिया, फिर नॉन कंसेंसुअल मेडिकल ट्रीटमेंट कर दिया काइंड ऑफ। तो ये सभी फ्रीडम्स भी इसके अंदर इंक्लूड होती है राइट टू हेल्थ के अंदर। एंटाइटलमेंट्स कौन कौन से होते हैं, एंटाइटलमेंट्स के बारे में बताया गया है, इंक्लूड द राइट टू ए सिस्टम ऑफ हेल्थ प्रोटेक्शन दैट गिव्स एवरीवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय द हाईएस्ट अटेनेबल लेवल ऑफ हेल्थ। अब देखते हैं की फीचर्स ऑफ आरटीएच क्या होते हैं। तो राइट टू हेल्थ के की फीचर्स होते हैं, पहले आता है इसमें इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी क्या है, इसमें एक राइट बेस्ड अप्रोच को अपनाना है। टू हेल्थ रिक्वायर्स दैट हेल्थ पॉलिसी प्रोग्राम मस्ट प्रायोरिटाइज द नीड्स ऑफ दोज फर्दरेस्ट बिहाइंड फर्स्ट टुवर्ड द ग्रेटर इक्विटी एज इन्वर्सेज इन 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड यूनिवर्सल हेल्थ केयर के अंदर जिसको इन्विसाज किया गया है, उस तरीके की यहाँ पे राइट बेस्ड अप्रोच को लेकर चलना है और प्रायोरिटाइज करना है फर्दरेस्ट जो हैं बिहाइंड फर्स्ट टुवर्ड्स ग्रेटर इक्विटी के लिए। तो ये इंक्लूसिविटी है यहाँ पे की फीचर के अंदर आरटीएच में। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए और पार्टिसिपेटरी होना चाहिए। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब है मस्ट बी इंजॉयड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, रेस, एज, इथनिसिटी और किसी भी ग्राउंड के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और बाद में पार्टिसिपेशन के अंदर बताया गया है कि नेशनल स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाए, इंक्लूडिंग जो नॉन स्टेक एक्टर्स होते हैं और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका भी पार्टिसिपेशन पूरी तरह से उनको भी इंक्लूड करवाया जाए, पूरी तरह से उनको भी पार्टिसिपेट करवाया जाए। आर मीनिंगफुली इन्वॉल्व इन द ऑल फेजेज ऑफ प्रोग्रामिंग, इसमें असेसमेंट में, एनालाइज में, प्लानिंग में, इंप्लीमेंटेशन में, मॉनिटरिंग में, एवोल्यूशन में, सब में वो लोग भी इन्वॉल्व हो। और WHO जो है वो इन्विसाज करता है, क्या इन्विसाज करता है, द हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। तो हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ जो हेल्थ है वो सभी ह्यूमन बींग्स का फंडामेंटल राइट है। WHO इस चीज़ को इन्विसाज करता है। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स countries including Uruguay, Latvia, Senegal have some degree of guaranteed specific right to public health and medical care for their citizens written into their national constitutions। तो काफ़ी सारे देशों में लिखा भी हुआ है उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। चैलेंज क्या है आरटीएच के रिगार्डिंग हम देख लेते हैं। चैलेंज इन प्रोवाइडिंग आरटीएच, राइट टू हेल्थ प्रोवाइड करने के अंदर चैलेंजेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लो हेल्थ केयर स्पेंडिंग हमारे यहाँ पे होती है और ओवरऑल जो हमारा बजट है उसमें हेल्थ एक्सपेंडिचर केवल 2% होता है हमारी जीडीपी का, आपको ध्यान रखना है। सब ऑप्टिमल कैपेसिटी है हमारे यहाँ पे। तो एलोपैथिक जो डॉक्टर है इंडिया के अंदर वो 1511 होने चाहिए, WHO की रिकमेंडेशन बोलती है, फॉर एवरी 1000। जस्ट मिनट, ओके। तो यहाँ पे बताया गया है कि WHO के अकॉर्डिंग 1000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए। वहीं पे हमारे यहाँ पे 1511 पे एक डॉक्टर है। नर्सेज टू जो पॉपुलेशन रेशो है जो है वो एक है हमारे यहाँ पे 670 पे, जबकि एक 300 पे होना चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे आगे बताया गया है कि 0.5 बेड फॉर एवरी 1000 पॉपुलेशन।
तो ये सारे आंकड़े जो हैं वो स्टैंडर्ड को मैच नहीं करते हैं, तो सब ऑप्टिमल कैपेसिटी है हमारी। वीक प्राइमरी हेल्थ केयर है, पीएससी सेक्टर जो है काफ़ी वीक है। डिक्लेरेशन ऑफ अल्मा आटा, ठीक है, 1978 आइडेंटिफाई पीएससी द की टू अटेनमेंट ऑफ द गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। तो बताते हैं 60% ऑफ पीएससी इन इंडिया हैव ओनली वन डॉक्टर वाइल अबाउट 5% हैव नन। दिस एडवर्सली इम्पैक्ट फिल्टरिंग ऑफ पेशेंट्स एज वेल एज प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेंशन। तो ये सभी दिक्कत हमारे यहाँ पे आती है, पीएससी भी हमारे यहाँ पे ज़्यादा सॉलिड नहीं है। बाद में रीजनल डिस्पेरिटी भी बहुत ज़्यादा है। अबाउट 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन गाँव के अंदर निवास करती है, आपको पता ही है। हाउएवर अबाउट 80% ऑफ द डॉक्टर, 75% ऑफ द डिस्पेंसरीज एंड 60% ऑफ द हॉस्पिटल्स आर प्रेजेंट इन अर्बन एरिया। तो रीजनल डिस्पेरिटी बहुत ज़्यादा है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है। नेग्लेक्टेड डिजीजेज हैं बहुत सारी, और पुअर गवर्नेंस है। तो ये सभी सारे चैलेंज है, एक तरह से हम बोल सकते हैं चैलेंज इन प्रोवाइडिंग आरटीएच, राइट टू हेल्थ प्रोवाइड करने में चैलेंज है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस ऑन आरटीएच क्या किए गए हैं? तो आरटीएच के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है, इंडिया डज नॉट एक्सप्रेसली गारंटीड ए फंडामेंटल आरटीएच, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सप्रेसली गारंटी ए फंडामेंटल आरटीएच की बात नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स 1984 इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया उस टाइम पे कि राइट टू हेल्थ अंडर आर्टिकल 21 विच गारंटी द राइट टू लाइफ। तो उसके अंदर ये आता है, तो एक तरह से फंडामेंटल राइट के अंदर भी आ जाता है। इस तरह से इंटरप्रिटेशन की गई है यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देख लेते हैं हम राइट टू हेल्थ के रिगार्डिंग। आर्टिकल 39E के अंदर बात की गई है, क्या बात की गई है? डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर हेल्थ ऑफ वर्कर्स। देखो जितने भी आर्टिकल्स है सारे यहाँ पे एक तरह से ये डीपीएसपी के अंदर आ रहे हैं ना। तो फंडामेंटल राइट्स तो है नहीं, लेकिन डीपीएसपी में बोला गया है। तो आर्टिकल 39 के अंदर बोला गया है कि सिक्योर किए जाए हेल्थ ऑफ वर्कर्स को। आर्टिकल 42 बोलता है डायरेक्ट करता है स्टेट टू जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी के रिलीफ के लिए जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस हो। आर्टिकल 47 बोलता है स्टेट्स के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि न्यूट्रिशनल लेवल को आपको रेज करना है एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल को आपको रेज करना है, और पब्लिक हेल्थ को आपको इंप्रूव करना है। आर्टिकल 243G बोलता है एक तरह से पंचायत को स्ट्रेंथन करने के लिए पब्लिक हेल्थ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को, है ना, पब्लिक हेल्थ को स्ट्रेंथन करने की बात करता है। इनिशिएटिव टू अचीव द आरटीएच इन इंडिया, आरटीएच को अचीव करने के अंदर इंडिया के अंदर क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं? तो 2019 के अंदर हाई लेवल ग्रुप ऑन हेल्थ केयर कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और 15 फाइनेंशियल कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है राइट टू हेल्थ एज ए डिक्लेयर फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया जाए। इट ऑल्सो पुट फॉरवर्ड द रिकमेंडेशन टू शिफ्ट द सब्जेक्ट ऑफ हेल्थ फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट। इससे से इसको कंकरेंट लिस्ट के अंदर डाला जाए। अभी सब्जेक्ट जो है हेल्थ वो स्टेट लिस्ट के अंदर है, तो इसको इससे यहाँ से कंकरेंट लिस्ट में डाला जाए, ये भी बात की गई है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंदर प्रोवाइड की गई है, जिसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज विद आयुष्मान भारत वाज लॉन्च इन 2018। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है 2017 का, टू प्रोवाइड फॉर द मेंटल हेल्थ केयर एंड सर्विसेज फॉर पर्सन्स विद मेंटल इलनेस। तो इसके लिए भी काम चल रहा है, ये भी एक्ट आया एक्चुअली में, है ना। एंड नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेज NPRD 2021 एम्स टू लोअर द इंसिडेंस ऑफ द प्रेवलेंस ऑफ रेयर डिजीजेज, इनेबल एक्सेस एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू पेशेंट्स ऑफ रेयर डिजीजेज, इनकी फोकस ऑन द इंडिजीनियस रिसर्च। तो ये सारे इनिशिएटिव्स रहे हैं आरटीएच को अचीव करने के लिए। वे अहेड की यदि हम बात करें आगे क्या किया जा सकता है, तो कॉम्प्रिहेंसिव लॉ फॉर आरटीएच के लिए कॉम्प्रिहेंसिव लॉ होना चाहिए। लेजिस्लेटिव गारंटी राइट विल मेक एक्सेस, ठीक है, टू हेल्थ लीगली एंड बाइंडिंग इंश्योर अकाउंटेबिलिटी वगैरह सारी चीज़ें होंगी, तो ये सही रहेगा। इट मस्ट ऑल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग प्रोविजंस टू इंश्योर द हेल्थ केयर ऑफ टू सिटीजन्स। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? रोल ऑफ द यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरटीएच शुड बी एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। एंड साथ में नेटवर्क विद द गवर्नमेंट रिसर्चर्स इंस्टीट्यूशन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ में नेटवर्क वगैरह बन के, और एक तरह से पूरा मैकेनिज्म और मैकेनिकल सिस्टम पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, और ये सभी बातें हैं। और फिजिकल एंड मॉनिटरी रिलीफ फॉर स्टेट्स एंड लोकल बॉडीज ड्यूरिंग द मेडिकल इमरजेंसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाए। इनहेंस की जाए फंडिंग को, बजट को बढ़ाया जाए, और डिजिटल बताया गया एक्सपेंडिचर जो होना चाहिए, इनहेंस एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ अप टू 3% इज नेसेसरी टू इंश्योर द आरटीएच टू ई सिटीजन। एंड डिजिटाइज करना है आपको हेल्थ केयर सिस्टम को पूरा का पूरा, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फायदे होंगे। तो इस तरह से हमने ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है, जो कि राइट टू हेल्थ था। अब हम चलते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स के ऊपर, और इनको देखते हैं अच्छे से। न्यूज़ इन शॉर्ट्स को देखते हैं अच्छे से कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट जो न्यूज़ है वो बता रही है रिव्यू ऑफ गार्जियनशिप एंड अडॉप्शन लॉज। डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है एक, और कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड लॉ एंड जस्टिस ने अभी एक रिपोर्ट अपनी प्रेजेंट की है, जिसका सब्जेक्ट है रिव्यू ऑफ द गार्जियनशिप एंड अडॉप्शन लॉज। तो इसमें क्या बताया गया? कुछ ऑब्जर्वेशंस बताए गए हैं, कुछ रिकमेंडेशंस बताई गई हैं। एरिया देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रिव्यू करने की रिक्वायरमेंट है? तो रिव्यू ऑफ लॉज ऑन अडॉप्शन के लॉज को कुछ रिव्यू करने की रिक्वायरमेंट है, और रिकमेंडेशंस कुछ दी गई हैं, उनको देखेंगे। फिर रिव्यू ऑफ लॉज ऑन गार्जियनशिप, उसके रिगार्डिंग भी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे बताया गया है कि हमारे यहाँ पे 2 एक्ट हैं। एक एक्ट तो है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 हामा,
एंड जो केवल हिंदूज के लिए है, एप्लीकेबल ओनली टू हिंदूज। एंड दूसरा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 JJ एक्ट, ये सभी रिलीजन्स के लिए है। ये दो जो एक्ट हैं वो डील करते हैं किस चीज़ के साथ, अडॉप्शन के साथ, पर इनके दोनों के डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, ये बताया गया है यहाँ पे। आगे बताया गया है यहाँ पे कि पेरेंट्स जो अडॉप्ट करते हैं हामा के अंदर, उनको कारा के अंदर रजिस्ट्रेट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहीं पे जो पेरेंट अडॉप्ट करते हैं, पेरेंट्स आर विलिंग टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, तो यहाँ पे बताया गया है कि कारा के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं होती है उन लोगों को रजिस्टर्ड करवाने की, जबकि वो हामा के थ्रू, ठीक है, अब अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आगे बताया गया कि पेरेंट्स काफ़ी डिमांड कर रहे हैं, अभी काफ़ी विलिंग है अडॉप्ट करने के लिए चिल्ड्रन को, लेकिन चिल्ड्रंस अवेलेबल नहीं है अडॉप्शन के लिए। तो यहाँ पे बताया गया आगे फिर कि अनरजिस्टर्ड जो है, ये ऑब्जर्वेशंस आए इस रिपोर्ट के अंदर, अनरजिस्टर्ड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस है CCI जो कि काफ़ी पुअरली फंक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से 762 चिल्ड्रंस की डेथ हो गई है। अडॉप्शन से रिलेटेड जो मैटर्स के साथ डील जिस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है वो मिनिस्ट्री है लॉ एंड जस्टिस एक तो, एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये है जो डील करती है। तो यहाँ पर रिकमेंडेशंस क्या आई है, फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया कि हार्मोनाइज कीजिए एक तरह से यूनिफॉर्म एंड कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन लेके आइए अडॉप्शन के रिगार्डिंग। तो जो बहुत लॉ हैं, एक तो जुवेनाइल जस्टिस वाला और एक हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, दोनों को हार्मोनाइज कीजिए। हार्मोनाइज बहुत द लॉज एंड ब्रिंग आउट ए यूनिफॉर्म एंड कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन ऑन अडॉप्शन, ये बात बोली गई है। न्यू लेजिस्लेशन के अंदर LGBTQ कम्युनिटी को भी कंसिडर करना है, ये बात की गई है, उनको भी लाओ, उनको भी कंसिडर करो। मेक रजिस्ट्रेशन विद कारा मैंडेटरी, और कारा के साथ जो है, कारा की फुल फॉर्म क्या है आपको याद रखनी चाहिए, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, तो इसके साथ रजिस्टर करवाना मैंडेटरी करना है। मेक रजिस्ट्रेशन विद कारा मैंडेटरी, ये भी एक रिकमेंडेशन है। ए डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्वे ऑफ ऑर्फन एंड जो अबेंडेंट चिल्ड्रन है उनका सर्वे करवाइए। थर्ड पार्टी स्टडी ऑफ ऑल CCIs क्या है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी थर्ड पार्टी स्टडी हो एंड एम्पावर किया जाए DM को टू टेक डाउन द अनरजिस्टर्ड CCIs को। नीड टू ब्रिंग अडॉप्शन लॉज अंडर ए सिंगल मिनिस्ट्री फॉर बेटर मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि दो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है ना, लॉ एंड जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो सिंगल मिनिस्ट्री के अंदर लाया जाए। तो ये सब कुछ है, रिव्यू ऑन लॉज ऑन अडॉप्शन के रिगार्डिंग बात की गई है, और ये सजेशंस और रिकमेंडेशंस दी गई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं रिव्यूज ऑन लॉज ऑन गार्जियनशिप का। तो गार्जियनशिप के अंदर क्या है यहाँ पे, द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, एक हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, जहाँ पे कि एक वर्ड है, क्या बोला गया है, मेक्स ऑफ द टर्म इलिजिटिमेट इन रेफर्स टू चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोई भी इलिजिटिमेट चाइल्ड नहीं होता है, तो इस तरीके के वर्ड्स को यहाँ से हटाइए। अमेंड SGMN अकॉर्ड इक्वल ट्रीटमेंट टू बोथ मदर एंड फादर एज नेचुरल गार्जियन, और ये भी एक रिकमेंडेशन है। अब पालन 1000 के बारे में देखते हैं, क्या है पालन 1000। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है रिसेंटली पालन 1000 को, है ना, और ये पेरेंटिंग ऐप है, दिस इज ए पेरेंटिंग ऐप बेसिकली, जो कि किस चीज़ पे फोकस करती है, बच्चे की हेल्थ के ऊपर फोकस करती है। आगे बताया गया है पालन 1000 जर्नी ऑफ फर्स्ट 1000 डेज। तो इसके रिगार्डिंग बताया गया कि जो 2 साल होते हैं बच्चे की स्टार्टिंग के काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, तो उसको काफ़ी अच्छे से पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि किस तरह से बच्चे को हैंडल करना है, तो उसी के रिगार्डिंग उनको गाइड करने के लिए ये ऐप आई है। द फर्स्ट 1000 डेज एस्टेब्लिश ए सॉलिड प्लेटफॉर्म फॉर चाइल्ड फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड सोशल हेल्थ। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा केयर गिवर विद द प्रैक्टिकल एडवाइस वगैरह, आप ले सकते हो वहाँ से, ये सब ये पालन के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंटिंग कर सकते हैं वहाँ से एडवाइस वगैरह लेके, और ये सब कुछ पालन ऐप के अंदर रहेगा। अब वुमेन साइंटिस्ट की हम बात करते हैं कि क्या स्टेटस है वुमेन साइंटिस्ट का, क्या नंबर है, कितने नंबर ऑफ वुमेन साइंटिस्ट है, कितना शेयर है उनका काइंड ऑफ। तो यहाँ पे बताया गया है डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डाटा रिलीज किए हैं, बताए हैं, रिवील किए हैं एक तरह से। नंबर ऑफ द वुमेन साइंटिस्ट हैज़ गॉन अप, जो पास्ट 2 डिकेड्स हैं उनमें वुमेन साइंटिस्ट की जो संख्या है वो बढ़ी है। अब कुछ हम जो है हाईलाइट्स देख लेते हैं DST के डाटा के। तो परसेंटेज वुमेन अमॉन्ग द रिसर्चर्स वेंट 13.9% इन 2015 टू 18.7% इन 2018। तो 2018 में 18.7% हो गया है ये रेशो। हाउएवर यहाँ पे ध्यान रखना होगा, फ्यूअर वुमेन रिसर्च इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी के अंदर 14.5% है, कंपेयर टू नेचुरल साइंस एंड एग्रीकल्चर एंड हेल्थ साइंसेज के अंदर शेयरिंग ज़्यादा है। 28% वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रामुरल स्पॉन्सर्ड एंड R&D प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं। और बताया जा रहा है यहाँ पे हेल्थी, उनका पोस्ट ग्रेजुएशन तक तो पार्टिसिपेशन वुमेन्स का अच्छा होता है, लेकिन जो पोस्ट डॉक्टरल होता है उसमें पार्टिसिपेशन का लेवल कम हो जाता है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, कंस्ट्रेंट्स होते हैं फीमेल्स को जो फेस करने पड़ते हैं, लाइक सोशल कंडीशनिंग होती है, जेंडर बायस अगेंस्ट द वुमेन, अर्ली मैरिज वगैरह वाली प्रॉब्लम रहती है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, रूल्स एंड द प्रैक्टिस, ग्लास सेलिंग वगैरह, ये सभी प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पे जो है स्टेप्स क्या क्या ली गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उनके रिगार्डिंग बात की गई है कि पार्टिसिपेशन बढ़े फीमेल्स का, उसके लिए किरण है, विज्ञान ज्योति स्कीम है, क्यूरी है, जेंडर, ये क्या है, गति, जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन यूकेज एथेना स्वान चार्टर, है ना। तो ऐसे ही फिर इंडो US फेलोशिप है,
ऑफ वुमेन, STEMM, स्टेम एंड मेडिसिन। तो स्टेम आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, एंड एम जो है आपका देख लेना आपको, तो स्टेम मैथमेटिक्स होगा मे बी। तो ये स्टेम की फुल फॉर्म आपको वैसे देख लेनी है ना। और मेडिसिन, तो ये जो है इनको, इनके लिए इंडिया और US की फेलोशिप है एक, है ना। तो और किरण स्कीम है, किरण का फुल फॉर्म क्या है? नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन द रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू द नर्चरिंग, है ना। इसमें क्या है? स्कीम बाई DST है टू इंक्रीज वुमेन साइंटिस्ट को इंक्रीज करने के लिए है किरण स्कीम। फिर विज्ञान ज्योति स्कीम है तो क्रिएट द लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द मेरिटोरियस गर्ल्स इन द हाई स्कूल टू परस्यू साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो स्टेम की फुल फॉर्म ये आ गई है ना, इन हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे विज्ञान ज्योति स्कीम है। क्यूरी क्या है? कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन वुमेन यूनिवर्सिटी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको देख लेना अच्छे से। अब UGC ने ई समाधान पोर्टल स्टार्ट किया था। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है विल सून लॉन्च करेगा UGC ई समाधान। एक सिंगल विंडो होगी फॉर सबमिटिंग द ग्रीवेंसेज बाय मर्जिंग द डिफरेंट पोर्टल्स एंड हेल्पलाइंस को मर्ज कर दिया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग यही न्यूज़ है। और 24/7 है ना, ये सभी बातें यहाँ पे बोली गई हैं। अब फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है एक मंडला डिस्ट्रिक्ट को ये दर्जा दिया गया है। मंडला डिस्ट्रिक्ट है ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन इन द मध्य प्रदेश, हैज बीन रिपोर्टेड एज फुल्ली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या है? फुल्ली, ये आगे कुछ क्राइटेरिया बताया गया है। पर्सन कैन बी कॉल्ड फंक्शनली लिटरेट, एक इंसान को, एक पर्सन को फंक्शनली लिटरेट बोला जा सकता है व्हेन ही और सी इज एबल टू राइट हिज और हर नेम, टू काउंट एंड रीड एंड राइट। तो मतलब जो काउंट कर ले, रीड कर ले, राइट कर दे, नाम लिख ले काइंड ऑफ, तो उसको हम फंक्शनली लिटरेट बोल देते हैं। और उससे फिर क्या होता है कि इसके अंदर एक कैपेसिटी आ जाती है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होने की, ऐसे ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व होने की जहाँ पे कि लिटरेसी इज रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिव फंक्शन काइंड ऑफ, है ना। आगे आगे यहाँ पे बताया गया है नेक्स्ट जो न्यूज़ है इसमें, प्रोग्रेस ऑन द वॉश क्या है? इन हेल्थ केयर फैसिलिटी 2020 से 21 की रिपोर्ट जो है इसमें दिखाते हैं हम क्या है ये। रिपोर्ट इज रिलीज बाई किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा निकाली गई है। एक तो WHO एंड यूनिसेफ ने मिलकर निकाली है रिपोर्ट। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? वॉश की फुल फॉर्म है वाटर सैनिटेशन हाइजीन, यहाँ पे एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल IPC। तो यहाँ पे की फाइंडिंग्स क्या निकल के आई है? हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज लैक बेसिक हाइजीनिक सर्विसेज की लैकिंग है ना फॉर, और जो 400 करोड़ लोग हैं वो इसके अंदर है। ठीक है, और लैक ऑफ द पोटेंशियल इन्फेक्शन प्रिवेंशन इन हेल्थ फैसिलिटीज इम्पैक्ट प्रेग्नेंट वुमेन्स वगैरह को इससे दिक्कत होती है। अनहाइजेनिक हेल्थ केयर, है ना, उससे क्या होती है? फैसिलिटी इन्फ्लुएंस द डिजीज ट्रांसमिशन होता है इससे, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। अब हम देखते हैं एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया रिपोर्ट 2021, NCRB की रिपोर्ट होती है ये। और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड रिपोर्ट 2021 बता रही है बाई NCRB जो रिलीज की गई है। 120 डेथ्स हो रही हैं 10 लाख लोगों के ऊपर 2021 के अंदर, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। तो बता रहा है कि पैंडेमिक की वजह से लोगों को काफ़ी डिस्ट्रेस हुआ है, उनका मेंटल जो स्टैंडर्ड है वो डाउन हुआ है, और सभी चीज़ों की वजह से काफ़ी हद तक यहाँ पे आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये सभी बातें यहाँ पे की जा रही है। फार्मर सुसाइड भी काफ़ी सीरियस इशू चल रहा है ना, क्रूशियल मैटर है इंडिया के लिए। एंड बाद में बताया द रिपोर्ट प्रोवाइड द एज ग्रुप वाइज एंड सेक्स वाइज डिटेल्स भी बताई गई है इसमें। और 2 रिपोर्ट और निकालता है NCRB, वो कौन सी है? क्राइम इन इंडिया एंड प्रिजन स्टेटिस इन इंडिया, है ना। तो इसमें क्राइम की बात चलती है और स्टेटिस्टिक्स की बात चलती है प्रिजन्स के, तो वो है पूरा। और NCRB के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। NCRB का जो हेडक्वार्टर वो दिल्ली के अंदर है, और 1986 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। रिकमेंडेशन थी इंडियन पुलिस कमीशन 1977 की, एंड मॉडलिटीज वर्क आउट एट बाई टास्क फोर्स 1985। तो इस तरह से अब NCRB जो होता है वो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम एंड सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो ETC आदि की भी देखता है, आदि को भी ना लुक आफ्टर करता है। NCRB आल्सो लुक आफ्टर था CCTNS एंड सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो ETC। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे बताया गया है कि ग्रोथ इन द मेजर क्राइम्स इन 2021 एंड बाद में राइज इन द सुसाइड डेथ्स बाई प्रोग्रेशन, है ना, प्रोफेशन। तो राइज इन सुसाइड डेथ्स बाई प्रोफेशन यहाँ पे बताया गया है इन परसेंटेज, और यहाँ पे बताया गया है कि ग्रोथ इन द मेजर क्राइम्स इन 2021 परसेंटेज के अंदर, और राइज इन द सुसाइड डेथ्स बाई प्रोफेशन वाइज किस तरह से डेथ्स का परसेंटेज बढ़ा है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है इन परसेंटेज। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं NPPA की बात करते हैं। क्या है ये? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, NPPA। तो देखते हैं यहाँ पे सिल्वर जो है जुबली सेलिब्रेशन हुआ है NPPA का, जो कि अटैच ऑफिस है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स जो डिपार्टमेंट है DOP, मिनिस्ट्री ऑफ जो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंदर आता है, उसका भी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन हुआ है। NPPA कब बनाया गया था? 1997 के अंदर बनाया गया था, तो 25 साल हो चुके हैं एक तरह से इसको, है ना। और इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी फॉर प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स है ये। इसमें क्या क्या होता है? इंप्लीमेंट करता है प्रोविजन ऑफ ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर्स DPCO का, साथ ही साथ में मॉनिटर करता है अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स को, आइडेंटिफाई करता है शॉर्टेज एंड टेक रेमेडियल स्टेप्स लेता है, मेंटेन करता है डाटा ऑन प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट वगैरह सबको, बल्क ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशंस बाद में आगे बता रखा है। ऑन ऑकेशन ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव, जो 25 साल हो चुके हैं इसको बने हुए, तो क्या लॉन्च किया गया है? इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं, जिसमें एक तो क्या है? इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 टू प्रोवाइड ए सिंगल विंडो फॉर सबमिशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स एज मैंडेटेड अंडर DPCO 2013, और दूसरा है
फार्म सही दाम, इसमें फार्म सही दाम है 2.0 या फिर फार्मा सही दाम 2.0 विद अपडेट्स द फीचर्स लाइक स्पीच रिकॉग्निशन, फैसिलिटी फॉर लॉन्चिंग कंप्लेंट्स etc। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक NPPA। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में आपने जान लिया। ये DOP के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंदर आता है। 25 साल इसको हो चुकी है। ये इंप्लीमेंट करता है प्रोविजंस ऑफ DPCO, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर्स को, और भी काफ़ी चीज़ें देखता है, और आगे भी इसमें कुछ इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए हैं। तो इसी के साथ हमारे सोशल जो इश्यूज़ हैं वो कंप्लीट होते हैं हमारे। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो सोशल इश्यूज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मुझको सुनने के लिए धन्यवाद।